हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 10 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, और एक शॉर्ट लेक्चर है बेटा, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्या आ सकता है। और उसके बाद आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी से ट्रांसलेशन को पढ़ना है। अब मैं यहां पर दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं, जो डाउट है बच्चों का उसको एकदम क्लियर करता हूं। अब आपकी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, ठीक है। आपको पता है पहला टेस्ट कौन सा है, आपको उसको फॉलो करना है, कैसे करना है, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं अभी, क्योंकि आपका कुछ सिलेबस पेंडिंग है और उसके टेस्ट भी चल रहे हैं। तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना है। अब आप ये देख लो कि यदि मुझे मान लो क्या करना है, किस तरीके से करना है आपको। ये जो करंट टॉपिक चल रहा है इसको करते रहो, ठीक है, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा टेस्ट सीरीज के लिए भी पढ़ते रहो। तो पहले दो टेस्ट को आप मतलब कुछ पढ़ के जरूर दो, मतलब उसको पढ़ लो, कुछ पढ़ के जरूर दे दो कि हाँ किसी तरीके से हम मैनेज करके पहले दो टेस्ट दे पाए। उसके अराउंड फिर आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो कोई एक पार्ट सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो जिससे बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है, उसने सोचा है कि नहीं मैं पहले सिलेबस खत्म करूंगा, तो पहले दो टेस्ट को पेंडिंग भी कर सकते हो और उसको बाद में बीच में अपने आप से लगा कर दे लेना। सारे तरीके हैं बेटा आपके पास, पर ऐसा नहीं करना कि आप दोनों नहीं दे रहे हो, ना आप अपने बैच का टेस्ट दे रहे हो ना आप ये वाला दे रहे हो। तो कोई आपको प्लानिंग देखनी पड़ेगी कौन सी है, क्योंकि यकीन 2.0 में जो बच्चे अभी करंट भी चल रहा है काफी तेजी से, तो आप उसको करते हुए मैनेज करो कि पहले दो टेस्ट दे दो, स्कोर कम रहे ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा पढ़ के देना जिसका वो आप पूरा स्कोर कर लो। और फिर बाद में जब फुल सिलेबस 11th का हो रहा होगा उसमें उस पार्ट को कंप्लीट कर लेना जो आपका पेंडिंग रहा। एक स्ट्रेटेजी तो ये हो सकती है। दूसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है मैंने टेस्ट पेंडिंग कर लिए, मैं बाद में ही दे दूंगा दोनों, बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ से मैं पूरा दे रहा हूं, ठीक है। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि नहीं मैं मैनेज करूंगा, कैसे भी करके दोनों को करके दूंगा टेस्ट। उससे आपको क्या होगा, 12th वाले पार्ट में आसानी हो जाएगी, क्योंकि 12th का पार्ट भी तो आने वाला है ना, जो करंट पढ़ रहे हो वो 12th में आएगा। तो कहीं ना कहीं बेटा आपको ये जो मई का जो पूरा मंथ है आपका, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें आप मेरे से सवाल ये पूछ रहे हो सर हम कौन से वाले दे, बेटा ये तेरा डिसीजन है। तू पहले वाले दो रोक कर करंट वाले दे ले, करंट वाले को रोककर पहले वाले दो दे दे, पर करंट का सिलेबस जरूर पढ़। समझ इस बात को, वो तुझे डिसाइड करना है। अब सर कितने घंटे पढ़े, वो घंटे तुझे देखने हैं, उससे फिर हमें क्या मतलब उससे कर पाएंगे, वो तुझे एफर्ट करना है, ठीक है। एकदम अपने आप में क्रिस्टल क्लियर प्लान बनाओ और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए है बेटा, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए। अगर हम इसको और लेट स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसे हमने कंप्रेस करके इसलिए रखा है कि जितना एफर्ट हो। अब यहां से मैं आपसे कोई मतलब मेरे से ये उम्मीद मत करना कि सर नहीं ऐसा होना चाहिए टेस्ट सीरीज में कि बहुत बहुत गैप दे दो, हम बाद में फुल सिलेबस सिर्फ 15 दिन में। नहीं बेटा, फुल सिलेबस आराम से पढ़ पढ़ के बार बार देने आपने, और फुल सिलेबस में भी हमने गैप रखा है ताकि आप पूरा सिलेबस बार बार रिवाइज कर सको। तो जैसे मान लो फुल सिलेबस के 10 टेस्ट हैं, तो हर दो फुल सिलेबस में आप सिलेबस रिवाइज कर रहे हो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो भी तो सिलेबस 5 बार रिवाइज हो जाएगा। और ये सिर्फ इतने फुल सिलेबस नहीं है, मैं श्योर हूं इस बात को लेके कि अलग सर लास्ट में जाके और इसमें ऐड करवा देंगे, ये भी मान के रखो आप। तो प्लीज अपना पूरा फोकस लगा दो, इससे ज्यादा बढ़िया मौका नहीं आने वाला है। कंप्लेन करनी बंद करो अपने आप से, अपने आप से, हमसे, पेरेंट से। खुद को सोचो कि यार ये मौका है मेरी लाइफ का, पूरा एफर्ट करना है, होगा कैसे नहीं, ठीक है। क्लियर है। तो लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन को। आज का जो छोटा पार्ट है वो सिर्फ ट्रांसलेशन का, आप इसे देख लेंगे। और ट्रांसलेशन के बाद मैं आपको जीन एक्सप्रेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो सकता है कंबाइन एक लेक्चर में दे दूं, फिर आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रह जाएगा, जो एक लास्ट लेक्चर रहेगा उसको आपको देंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, बोलो ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रखना इसमें। हम लोग ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि ट्रांसलेशन में क्या है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो प्लीज पूरा फोकस अपने सिलेबस पे, कोई किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आपने फेस करनी आप, ठीक है। अपना घबराना छोड़ देना है, ठीक है बेटा। चलिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैंने काफी समय लगाकर आपको डाउट बताया है, रीजन क्या है, ये डाउट एक्यूमुलेट थे और ये अच्छे डाउट थे जो भी मैंने बताए, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख सकते हो और भी डाउट्स आज के लेक्चर को देखने के बाद, और फिर उसको भी मैं ले लूंगा आपको। पर कोशिश करना आप क्या नाम है प्रॉपरली उसको एक ही टाइम पे लिखा करो यार। एक बच्चे ने सजेस्ट भी किया था सर टाइम बता दो, ठीक है, डाउट लिखने का भी टाइम बता दूं, कैसे लिख दिया करो, चलो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं आपको। ट्रांसलेशन मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा दिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दिया, और उसके बाद जेनेटिक कोड पढ़ा दिया। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड क्या होता है सुनना ध्यान से। जेनेटिक कोड हमारे पास होता है कि भाई कैसे वो ट्रांसलेट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं ट्रांसलेशन क्या होता है, सुनो।
तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है एमआरएनए की, उससे अमीनो एसिड का सीक्वेंस बना रहे हो। तो अगर एक सिंपल परिभाषा लिखूं तो आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, उसको ट्रांसलेट करोगे, ट्रांसलेट समझ में आता है किसी और भाषा में, उसको ट्रांसलेट करोगे इनटू अमीनो एसिड सीक्वेंस, कि अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़ेंगे। भाई ग्लाइसिन पहले आएगा कि सीरीन पहले आएगा, सीक्वेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीक्वेंस वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसको आप फिर बाद में नाम दोगे पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, या आप लिख सकते हो कि एक तरीके से आप सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को किसकी मदद से, किसकी मदद से, राइबोसोम की हेल्प से किसमें कन्वर्ट करोगे, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में। इसे ट्रांसलेशन कह रहे हैं, क्लियर है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड में कन्वर्ट करोगे, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। इसकी लोकेशन बता दो सर जी, सर जी लोकेशन बताओ पहले। तो ट्रांसलेशन आपको पता है कहां होती है, बचपन से पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। इसकी लोकेशन साइटोप्लाज्म है, क्योंकि राइबोसोम ही वही होता है। साइटोप्लाज्म किसमें, प्रोकैरियोट्स में, और किसमें, यूकैरियोट्स में। तो ये प्रोसेस कॉमन लोकेशन पर होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। बस फर्क ये है कि इसके अंदर जो राइबोसोम यूज होगा 70S का, इसमें यूज होगा 80S का, ये फर्क है। उसके अलावा मेरे पास स्ट्रोमा किसका, क्लोरोप्लास्ट का, और कहां हो सकती है, एंड मैट्रिक्स किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। यहां भी मेरे पास ट्रांसलेशन हो सकती है, ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होगा। देखो ध्यान से सुनेंगे, आरएनए कौन सा इन्वॉल्व होगा। देखो सबसे पहले एमआरएनए, क्योंकि इसके पास तो इंफॉर्मेशन है, क्या प्रेजेंट है, इंफॉर्मेशन। दूसरा आरएनए टीआरएनए, और इसका भी फोल्डेड स्ट्रक्चर, जिसे आप 3 डिग्री कहते हो, यह स्ट्रक्चर काम करेगा। क्योंकि ये कैसे काम करेगा, एडेप्टर की तरीके से, क्योंकि ये कोड रीड करता है। एक तो कोड रीड करेगा, दूसरा ब्रिंग करेगा किसको, अमीनो एसिड को, है ना, ब्रिंग करेगा अमीनो एसिड को एट साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक बच्चा अभी भी मेरी राइटिंग से परेशान है, बेटा क्या करूं बता, अब कूद जाऊं छत से तेरे लिए, कितना साफ लिखूंगा बता। टू साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, ठीक है। एमआरएनए टीआरएनए, क्या और भी कोई आरएनए है, हां एक और था आरआरएनए। ये किसका पार्ट होगा, पार्ट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम का पार्ट होगा, और ये हेल्प करेगा, हेल्प टू मेक पेप्टाइड बॉन्ड, ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, सही है सर। तो अभी तक कुछ बेसिक आइडिया लग गया है मुझे, एमआरएनए से पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है अमीनो एसिड के बीच में। तो मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक सेकेंड देना, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, तो आपको यह समझ में आ गया ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए के सीक्वेंस को मतलब क्या हुआ। आप देखें ध्यान से, आपको क्या करना है, मान लो आपके पास ये एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए, ठीक है, क्लियर है, दिस इज एमआरएनए, है ना, ठीक है। यहां पर आपके पास ये स्टार्ट कोडोन है, आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। मान लो यहां ट्रिपल यू लिख देते हैं, ट्रिपल ए लिख देते हैं, और यहां पर स्टॉप कोडोन लिख देते हैं, ठीक है। फिर कुछ और सीक्वेंस लिख देते हैं, और यहां पर कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलोगे,
UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, इसको क्या बोलोगे? 3' एंड पर UTR, तो 5' और 3' पर। अब मुझे अमीनो एसिड की चेन बनानी है, ध्यान देना। एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है, एक अमीनो एसिड ये है। टोटल मैं 4 ही अमीनो एसिड की चेन बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? ये अमीनो एसिड, इससे मेरे पास आएगा मिथ्योनिन, ठीक है? इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, फिनाइल एलेनिन ट्रिपल यू का, और ए का मतलब याद करो, लाइसिन बताया था ट्रिपल ए का, इसलिए मैंने ऐसे सीक्वेंस लिखे हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो मेरे पास एक चेन बनने लगेगी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? पेप्टाइड चेन, क्योंकि इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है, या पॉलीपेप्टाइड चेन, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि काफी सारे अमीनो एसिड लिखेंगे। और इस पेप्टाइड चेन पे इस साइड NH2 ग्रुप होगा तो N टर्मिनल, इस साइड COH ग्रुप होगा, और ये वाला बॉन्ड जो है राइबोसोम बनवाएगा, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कह रहे हैं। तो मैं आपको आज अभी 4 अमीनो एसिड की, सेम mRNA का सीक्वेंस है, 4 अमीनो एसिड की क्या बना के दूंगा? चेन बना के दिखाऊंगा, जिनके बीच में 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। क्लियर है? दूसरा, आपको UTR कहां कहां है बता दो। UTR कहां होता है? ऑन mRNA। क्या करता है? किधर लोकेट होता है? लोकेट दोनों तरफ, लोकेटेड एट 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन, एट 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। आ रहा समझ? क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन पे कहां हमारे पास UTR है, कहां हमारे पास क्या है? UTR है। तो UTR मेरे पास कहां लोकेटेड होता है? ऑन mRNA, लोकेटेड एट 5' एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन, एट 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। इसे मैंने UTR बोल दिया। डन हो गया? कोई डाउट नहीं सर, दिस इज UTR। अब मैं आपको ये बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है? इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि मैं सबसे पहला स्टेप आपको जो बताऊंगा वो है चार्जिंग, कि tRNA की चार्जिंग का क्या मतलब है। देखो, हम प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। मैं जरा एक बार आपको सीक्वेंस बता दूं मैं कैसे जाने वाला हूं, मैं आपको ट्रांसलेशन का सीक्वेंस समझा दूं। तो जो ट्रांसलेशन होता है उसमें आप अमीनो एसिड की चेन बनाते हो, तो ट्रांसलेशन में आपके पास पॉलीमर बनता है, पॉलीमर बनता है अमीनो एसिड का। कौन बच्चा बताएगा ये होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है? सभी बताएंगे, क्योंकि सभी बच्चे जब बात जानते हैं कि होमोपॉलीमर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे बनते हैं, और वो भी स्टार्च और ग्लाइकोजन जैसी चीजें। इन्यूलिन होमोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस भी होते हैं, और प्रोटीन तो हेट्रोपॉलीमर ही होती है। तो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड विच इज हेट्रोपॉलीमर, सब में पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है? तो पॉलीमर बनने के जो स्टेप होते हैं वही स्टेप होंगे जो ट्रांसक्रिप्शन के थे। ए, इनिशिएशन, आप समझो। बी, इलोंगेशन, और सी, टर्मिनेशन, चेन को रोकेंगे। पहले शुरुआत करेंगे, रोकेंगे, और ये बिफोर दैट मुझे यहां से पहले एक स्टेप और सीखना पड़ेगा। बिफोर दैट मुझे एक स्टेप और सीखना पड़ेगा, चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA को समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले पढ़ाऊंगा चार्जिंग ऑफ tRNA, फिर इनिशिएशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, इन स्टेप्स को समझाऊंगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? सोचो अपने दिमाग में सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? मैं आपको इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इनके बारे में पढ़ाऊंगा। एक सेकेंड देना बेटा, मुझे एक सेकेंड देना बस।
क्लियर है? अब सुनो, सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग ऑफ टीआरएनए समझाऊंगा। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होता है? आपने पढ़ा था कि टीआरएनए का ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। ठीक है, चलो आ जाते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को एक प्रॉपर स्लाइड पे बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं आपको सिखा रहा हूं, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और याद रखें, ये एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, इसमें ऊर्जा लगती है, एटीपी खर्च होगा भाई। प्रोटीन सिंथेसिस में एनर्जी की डिमांड होती है, समझो ध्यान से। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को मैं क्या बोलता हूं? देखो, ऊर्जा की डिमांड होती है, कोई चीज बना रहा हूं, एनाबोलिज्म बोलता हूं। अब समझना, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए समझो। मेरे पास टीआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? सोचो, फंक्शनल बताया था इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड कैसा था? एल शेप था बेटा, याद करो। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर इन्वर्टेड एल शेप था, याद आ रहा है कि नहीं? बताओ। हां सर, इन्वर्टेड एल था। आ जाओ आ जाओ, ये मैंने बना दिया इन्वर्टेड एल। जब हम इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम ऐसा कुछ दिखाते हैं जिसमें ये 3' एंड याद करो 5' 3' पहली क्लास में पढ़ाया था। 3' पर OH ग्रुप होता है और लास्ट में यहां पर CCA, वो न्यूक्लियोटाइड थे, ऐसे करके CCA इस साइड से लिखते CCA। तो इसको भूल जाओ, अभी CCA को कुछ नहीं करना हमने, पर ये समझो ये इसकी कौन सी आर्म है? दिस इज अमीनो एसिड असेप्टर आर्म। अमीनो एसिड असेप्टर आर्म, ठीक है। और ये 5' स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई अमीनो एसिड जो है उसका कौन सा ग्रुप रिएक्ट करता है टीआरएनए से, याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। H और R, ये एक अमीनो एसिड है, तो आपको याद रखना है कि जो अमीनो एसिड का ये ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये इस OH से, शुगर की अल्कोहल से रिएक्ट करता है। और आपको हमेशा से पढ़ा ईस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको जोड़ दूं, इन दोनों को लिंक कर दूं, तो चार्ज टीआरएनए बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? चार्ज टीआरएनए बन जाएगा। तो चार्जिंग कैसे होती है अभी दिखाते हैं आपको। तो मैं आपको कैसे दिखा रहा हूं, देखो, मैंने ये टीआरएनए बनाया, ठीक है। अब टीआरएनए जो है उस पे मैंने क्या किया, ये 3' एंड पर मैंने मैंने C डबल बॉन्ड O, ऐसे O जोड़ दिया, और ये CHNH2 R। अब देखो इसका नाम क्या रखा, इसे कहते हैं चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए क्या होता है बेटा? इसके एट 3' एंड पर, एट 3' एंड अमीनो एसिड अटैच होता है। क्या अटैच होता है? अमीनो एसिड अटैच होता है, और उसको हम एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देंगे? देखो, नाम देंगे अमीनो एसिड का COH ग्रुप रिएक्ट कर गया ये, तो पढ़ देंगे अमीनो असाइल, और पूरा नाम टीआरएनए। तो अमीनो असाइल टीआरएनए किसका नाम है? चार्ज टीआरएनए का। कुछ समझ में आई कि नहीं? तो आपको क्या क्या चीज समझ में आई? सबसे पहले, चार्जिंग कहां होती है? चार्जिंग अकर इन साइटोप्लाज्म, अकर इन साइटोप्लाज्म। चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग मीन्स एट 3' एंड ऑफ टीआरएनए हमारे पास क्या होगा? अमीनो एसिड गेट अटैच एंड एटीपी चाहिए, गेट अटैच, ठीक है। 3' एंड पर अटैच होगा, क्लियर है। कौन सा ग्रुप? इसका COH ग्रुप इसके साथ रिएक्ट करेगा, पानी निकल जाएगा चार्जिंग में, ठीक है, इस पे, और उससे बन जाएगा चार्ज टीआरएनए। और उसके लिए एंजाइम चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए भाई, बिना उसके तो होगा नहीं। अब एंजाइम का नाम प्रोडक्ट के नाम पर है, देखो क्या, अमीनो असाइल टीआरएनए
टीआरएनए प्रोडक्ट हो गया कि नहीं बताओ, दिस इज प्रोडक्ट टीआरएनए सिंथेटेज, तो ये तो सिंथेटेज एंजाइम है और ये प्रोडक्ट बना रहा है। और ये एंजाइम कहां लोकेटेड होता है बता दो, साइटोप्लाज्म में। इसकी लोकेशन कहां हो गई, साइटोप्लाज्म में। क्या समझ में आ रहा है? और चार्जिंग जो है बेटा वो 2 स्टेप में होती है। इसके 2 स्टेप होते हैं चार्जिंग के, ये बनाने के 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है किसके थ्रू, एटीपी के थ्रू, बाय एटीपी। मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड जिसे मैं ऐसे लिख रहा हूं प्लस एटीपी आपस में रिएक्ट करते हैं, उसमें 2 फॉस्फेट हट जाते हैं और कंपाउंड बन जाता अमीनो असाइल। इसका मतलब सीओएच ग्रुप अमीनो एसिड का किस पे जुड़ जाता है, फॉस्फेट पे जाकर, एएमपी प्लस 2 फॉस्फेट हट जाते हैं। खुद से सोचो, हम क्या कर रहे हैं, अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहे हैं एटीपी से। चार्जिंग करने से पहले, चार्ज होने के बाद ऐसा बनेगा, पर चार्जिंग करने से पहले हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं एटीपी से। अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ता है, 2 फॉस्फेट हटते हैं, मतलब 2 हाई एनर्जी बॉन्ड फॉस्फोएनाइड्रेट वाले टूट जाएंगे, एटीपी मतलब एनर्जी रिलीज होगी और एएमपी से जाकर अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, उसका सीओएच ग्रुप ही जुड़ेगा, इसलिए एसाइल कह रहे हैं। दूसरा स्टेप जो रहेगा, दूसरे स्टेप में ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, अमीनो असाइल एएमपी, जो एक एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है दिस वन, ये रिएक्ट करेगा हमारे मित्र टीआरएनए से और ये ग्रुप पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस पर, तो बन जाएगा ये चार्ज टीआरएनए, जिसे आप क्या नाम दोगे, अमीनो असाइल टीआरएनए प्लस एएमपी अलग हो गया। हमेशा याद रखो, अगर एटीपी टूट के एडीपी बनाता है तो एक फॉस्फोएनाइड्रेट टूटेगा, एक एटीपी का खर्चा। लेकिन अगर एएमपी बनाता है तो 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो हम मानते हैं 2 एटीपी का खर्चा। खर्चा ऐसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि कितने एटीपी खर्च होते हैं चार्जिंग में, 2 एटीपी खर्च होते हैं। तो चार्जिंग क्या होता है पहले समझो, मैं आपको जो पॉइंट बोल रहा हूं, व्हाट इज चार्जिंग, टीआरएनए पर अमीनो एसिड जोड़ना, ठीक है। टीआरएनए पर अमीनो एसिड जोड़ना कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। कौन सा ग्रुप जुड़ेगा अमीनो एसिड का, सीओएच ग्रुप जुड़ेगा, आर ग्रुप फ्री रहता है, ठीक है, सीओएच ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। और चार्जिंग में हमारे पास क्या खर्च होगा, एटीपी खर्च होगा। क्या खर्च होगा बेटा, एटीपी खर्च होगा। चार्जिंग कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। एंजाइम कौन सा चाहिए, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इसकी लोकेशन कहां है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चार्जिंग के 2 स्टेप हैं, पहले एटीपी को जोड़ेंगे तो एएमपी जुड़ेगा, 2 फॉस्फेट हट जाएंगे। दूसरा, वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ेगा, तो चार्ज टीआरएनए बन जाएगा साइटोप्लाज्म में। ऐसे देखो, ऐसे, दिस इज नॉर्मल है हमारे पास। तो ये आपके पास वो एंजाइम है जिसके पास ये जाएगा, जिसका नाम क्या है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ये इसके पास जाएगा और यहां पर मेरे पास ये अमीनो एसिड जुड़ जाएगा 3' एंड पे, ये चार्जिंग हो गई, ठीक है। और यहां पर मेरे पास एटीपी भी खर्चा हुआ है, ऐसे लिख दो, एटीपी खर्चा होके एएमपी बना है ना एक तरीके से। और ये क्या है, चार्ज टीआरएनए। और ये कहां हो रहा है, ये अनचार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज। अगला सवाल मेरे मन में ये आ रहा है, यार मैं चार्जिंग में कोई भी अमीनो एसिड जोड़ दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो यहां यूएसी है, तो इसका अपोजिट कोड क्या होगा, एयूजी। तो एयूजी एमआरएनए पे इसके अपोजिट एंटीकोडोन है, उसके हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ेंगे मिथ्योनिन। तो ऐसा नहीं होता कि मैं कोई भी अमीनो एसिड जोड़ दूंगा। तो चार्जिंग में क्या करते हैं, स्पेसिफिक मेरे पास, ध्यान से सुने, ये स्पेसिफिक टीआरएनए का जो कोड होता है उसके हिसाब से अमीनो एसिड जोड़ता है ये एंजाइम। तो मैं इस चीज को एनसीईआरटी कॉग्नेट टीआरएनए लिखती है। तो चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग इज डन बाय एंजाइम
which link amino acid to 3' end of tRNA to its cognate tRNA। कौन से वाले पे? कॉग्नेट tRNA पे। क्या ये समझ में आ रहा है? कॉग्नेट का मतलब है स्पेसिफिक। एनसीईआरटी लिखती है इस लाइन को, कॉग्नेट को। तो ऐसे मान लो यहां AUG है, मान लो यहां मेरे पास AAA है, तो AAA किसके अपोजिट है? UU के अपोजिट है। तो यहां पर कौन सा अमीनो एसिड जोड़ूंगा? फिनाइल एलानिन। तो कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा ये डिपेंड करता है एंटी कोडोन पे। ये जो यहां पर एंटी कोडोन है, ये कोडोन है, इसका अपोजिट, तो एंटी कोडोन पे डिपेंड करता है कौन सा अमीनो एसिड जुड़ेगा। ऐसे स्पेसिफिक टीआरएनए को, भाई मिथ्योनिन सब पे थोड़ी जोड़ सकता हूं, स्पेसिफिक टीआरएनए को क्या बोलते हैं? कॉग्नेट टीआरएनए। क्या बोलेंगे? कॉग्नेट। अब आओ उन स्टेप्स की बात करेंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको समराइज करूंगा। मैं समझाने के बाद इसको समराइज भी करूंगा, ध्यान रखना। और ये जरूरी है समराइज करना ताकि आप याद कर सके। इलोंगेशन के ज्यादा चीजें बतानी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, इनिशिएशन। कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ध्यान से देखो कैसे होगा। देखो सीक्वेंस पकड़ो। पहले आपके पास ये mRNA है, ठीक है, ये mRNA है। हां सर, mRNA है, ठीक है। mRNA के आसपास ये राइबोसोम की सब यूनिट है, ये वाली छोटी सब यूनिट है, और ये राइबोसोम की मेरे पास एक बड़ी सब यूनिट है। ऐसे ये वाली बड़ी सब यूनिट है, ये आसपास होती है, ये जुड़ती नहीं है। चलो मैं क्या करता हूं, इन्हें नाम दे देता हूं। इसको लिख देता हूं, मान लो 50s। प्रोकैरियोट लिखूंगा तो 50s हो गया, या चलो 60s लिख देते हैं। इसको मैंने क्या लिख दिया? 40s लिख दिया। समझ में आ रहा? नहीं, 30s लिखना पड़ेगा ना, 60 लिखा है तो 40s लिख देते हैं। तो ये कौन सी सब यूनिट हो गई? स्मॉल। ये कौन सी हो गई? लार्ज। इतनी चीज समझ में आ रही है? अब देखो पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि mRNA पर आकर कौन जुड़ता है। तो mRNA पर जहां स्टार्ट कोडोन होता है, ये रहा, जहां आपके पास स्टार्ट कोडोन है AUG, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके सीक्वेंस बनाने हैं आपको, इसका सीक्वेंस बनाना है। तो मैं UGG लिख देता हूं, उसके बाद UGG, उसके बाद मैंने क्या लिखा है आप देखो, फिनाइल एलानिन है, UU और AAA, UU और AAA, उसके बाद स्टॉप कोडोन है। मेरी बात समझना ध्यान से। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सबसे पहले ये देखो mRNA, ये दोनों सब यूनिट फ्री है साइटोप्लाज्म में। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा कि बोथ राइबोसोम सब यूनिट फ्री होती हैं, इज फ्री, फ्री है, मस्त घूम रही है। कब जुड़ेंगी? Mg+ की प्रेजेंस पे। सबसे पहले क्या होता है, mRNA जुड़ता है स्मॉल सब यूनिट से, mRNA अटैच होता है स्मॉल सब यूनिट से। ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, स्मॉल सब यूनिट से mRNA अटैच होता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, स्मॉल सब यूनिट मतलब ये यहां पर इस तरीके से मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, तो यहां पर ये स्टार्ट कोडोन यहां आ गया और यहां पर स्टॉप कोडोन, सॉरी ये नेक्स्ट अमीनो एसिड के लिए कोड आ गया। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद मेरे पास टीआरएनए आता है। समझो ध्यान से, इसके बाद क्या होगा, टीआरएनए आएगा। तो मेरे पास ये 5 है, ये 3 है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने स्मॉल सब यूनिट ये वाली जोड़ दी ऐसे। ठीक, अब मेरे पास टीआरएनए आता है। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, राइबोसोम पर 2 साइट होती हैं, एक साइट होती है पी और एक होती है ए। पी का मतलब होता है कि वहां पेप्टाइड चेन वाली चीज होती है, पेप्टिडाइल साइट, और ए का मतलब होता है अमीनो असाइल। ये वर्ड अभी जस्ट पढ़ा है हमने, अमीनो असाइल साइट। क्या आपको समझ में आ रहा है?
तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ये एमआरएनए इस छोटी सब यूनिट से अटैच होगा, उसके बाद क्या होगा, चार्ज टीआरएनए किसके साथ, जो कि एक अलग तरह का टीआरएनए है, वो अलग है, जिसे मैंने कहा था इनिशिएटर टीआरएनए है, जिसके पास क्या है, विद मिथ्योनिन, वो हमारे पास क्या होगा, पी साइट पर आएगा, यहां समझना ध्यान से, ये ए है। तो चार्ज टीआरएनए आपका इस पी साइट पर मिथ्योनिन लेकर आ जाएगा, यहां पर ये मिथ्योनिन लेकर चार्ज टीआरएनए आ गया, कौन सी साइट पर, पी पर आ गया, ये ए है, दिस इज ए साइट। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो चार्ज टीआरएनए, और वो भी इनिशिएटर वाला, इनिशिएटर टीआरएनए, वो कौन सी साइट पर आ गया, पी साइट पर आ गया, क्या लेकर, मिथ्योनिन लेकर। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा, लार्ज सब यूनिट कंबाइन करेगी। अब लार्ज सब यूनिट क्या करेगी, कंबाइन कर जाएगी इसके बाद। तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो, जहां एयूजी है, एयूजी कौन सी साइट पर है, पी, उस पर ये चार्ज टीआरएनए क्या लेकर आया है, मिथ्योनिन, पी पर, और अब मेरे पास लार्ज सब यूनिट आकर कंबाइन कर जाएगी। तो अगर आप एक सीक्वेंस पकड़ो तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे। सबसे पहले मान लो मैं क्या करूं, मैं 40s लिखूं। सबसे पहले देखो जरा सीक्वेंस कैसे पकड़ोगे, सीक्वेंस देखो क्या है, इससे कहते हैं इनिशिएशन स्टेप, इसमें कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता। सीक्वेंस देखो, एमआरएनए सबसे पहले बाइंड किया है किससे, स्मॉल सब यूनिट से, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो। अभी मैं लिख देता हूं 40s, यूकैरियोट ले लिया। उसके बाद क्या बन गया, एमआरएनए, और डॉट करके मैंने 40s लिख दिया, ये दोनों जुड़ गए। यहां तक समझ में आ रहा है भाई, ये एमआरएनए इससे जुड़ गया। अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा मेरे पास चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर, पी साइट पर, पी पर आया। तो अब क्या लिखोगे, एमआरएनए था, उससे छोटी सब यूनिट जुड़ी, और उससे टीआरएनए जुड़ गया जिस पर मिथ्योनिन है। ठीक है, मिथ्योनिन, प्रोकैरियोट में बेटा मिथ्योनिन पे फॉर्माइल ग्रुप जोड़ देते हैं, ये कौन सी साइट पे आ गया, पी साइट पर। ठीक है, जिस पर मिथ्योनिन जुड़ा हुआ है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करोगे, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में मेरे पास एमआरएनए था सर, उसके बाद कौन आया, 40s आया, डॉट लगा के 40s लिख दिया, फिर डॉट लगा के टीआरएनए लिख दिया, और फिर डॉट लगा के मैंने क्या लिख दिया, बताओ जल्दी से, मैंने लार्ज सब यूनिट लिख दी 60s। अब ये पूरा असेंबली तैयार हो गई प्रोटीन बनाने के लिए। इस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में ध्यान से सुने, इनिशिएशन स्टेप में नो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, कोई पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई पेप्टाइड बॉन्ड नहीं फॉर्म होता। क्या कोई डाउट है, बताओ, क्या कोई डाउट है। राइबोसोम पर दो साइट होती है, पी और ए। पहला सवाल आप मेरे से जब मैं पढ़ा दूंगा तो ये पूछोगे क्या छोटी सब यूनिट पे होती है, नहीं होती, बड़ी पर है, पर मैं दिखा रहा हूं यहां पर। एनसीईआरटी लिखती है लार्ज सब यूनिट पर साइट होती है। ठीक है, क्लियर है क्या, सही। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं इलोंगेशन की, इलोंगेशन की बात कर रहा हूं। तोते उड़ने शुरू हो गए, पानी पी लो बेटा 1 मिनट तो। हाँ सुनो ध्यान से बेटा, चलो देखते हैं। इलोंगेशन सुनो, ध्यान से सुनना। देखो मुझे आपको ये दिखाना है, ध्यान से देखना बेटा। ये इलोंगेशन स्टेप का ही पार्ट रहेगा, हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये मेरे पास ये एमआरएनए है, दिस इज एमआरएनए। ठीक है,
सही है, कुछ mRNA बना देता हूं। पहले मुझे कुछ mRNA बना दो, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। ध्यान से देखना बेटा, मैंने आपको यहां स्टार्ट कोडोन बनाया AUG, नीचे लिख देते हैं AUG। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, UGG लिखा था। फिर मैंने क्या लिखा, ट्रिपल U लिखा है। फिर मैंने ट्रिपल A लिखा है। उसके बाद कोई स्टॉप कोडोन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट यहां जुड़ी हुई है, जिसपे ये 2 साइड थी, ये P थी और ये A थी। यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। आपके पास tRNA आया था चार्ज वाला P साइड पर, ये ठीक है। और इस पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ था, कौन सा? मैंने लिखा मिथ्योनिन जुड़ा था, मिथ्योनिन जुड़ा था, METH लिख रहा हूं, मिथ्योनिन। उसके बाद मेरे पास ये लार्ज सब यूनिट मैं अलग कलर से बना दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब ये स्टेप मैं लिख रहा हूं A। अब क्या होगा, एक चार्ज tRNA जिस पर कोड इसके अपोजिट है, जैसे इस पे क्या होगा, AUG का UAC होगा, UAC, इस पे UAC है। इस वाले पर क्या होगा, UGG का अपोजिट ACC। और अमीनो एसिड कौन सा जुड़ा होगा, ट्रिप्टोफान। क्या जुड़ा होगा, ट्रिप्टोफान। ऐसे ये चार्ज tRNA इस पर आएगा, यहां इस वाले पर, कौन सी साइट पर, A साइट पर। यहां तक समझ में आ रहा है? तो मेरे पास 2 साइट होती हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके पास ये जो है, ध्यान दें, यहां पर जो AUG था और यहां पर मेरे पास क्या था, UGG था, ठीक है। इस पर पहले से एक चार्ज tRNA था, इनिशिएशन स्टेप से चार्ज tRNA था, जिसपे मिथ्योनिन जुड़ा हुआ था, MET लिख दिया हमने। और वो चार्ज tRNA मेरे पास तो वही है ना, हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं वही करना चाहिए, इनोवेशन नहीं करनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे। ये देखो, ये है, ठीक है। आपको पता है इसके अपोजिट UAC है, इसने इस UAC की मदद से इसे रीड किया है। और ये साइड कौन सी थी, P, और ये थी A। अब एक tRNA A थी, एक tRNA जिसपे इस पे कौन सा अमीनो एसिड जुड़ा है, मिथ्योनिन। एक tRNA वो क्या लेकर आया है, ट्रिप्टोफान, ये आ गया। और आपको पता है कि लार्ज सब यूनिट ये है। यहां तक कोई डाउट है? दिस इज B स्टेप। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब tRNA किस पर आ रहा है, इस पे। किस पे आ रहा है बेटा, हमारे पास इस पे। तो मैं लिख सकता हूं इन इलोंगेशन स्टेप पे चार्ज tRNA किस पे आ रहा है, कम्स ऑन A साइट, A पर आ गया, ठीक है, A पर आ गया। ये देखो, अब क्या करो, इस मिथ्योनिन का कौन सा एंड जुड़ा था, याद है? मिथ्योनिन का C टर्मिनल जुड़ा था, N फ्री था। इस मिथ्योनिन को उठाओ और इसका कौन सा फ्री एंड था, N फ्री था ना। इसका भी C जुड़ा होगा यहां और N फ्री होगा। इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बनाना। एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि 2 चार्ज tRNA का पास होना, आसपास होना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। उसके अलावा इस राइबोसोम में एक एंजाइम भी है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगा। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक तरीके से हमारे पास rRNA होता है ना, एंजाइम है। rRNA एज अ एंजाइम है। तो आपको एनसीईआरटी लिखती है कि जो 2 चार्ज tRNA है, 2 चार्ज tRNA एक तो क्लोज हैं, फिर उसके बाद एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो कि एक तरीके का राइबोजाइम होता है।
आरएनए एज अ एंजाइम, और अगर मैं आपसे बोलूं राइबोजाइम, मैं आपसे बोलूं वो कौन सा एस होगा, 28S आरआरएनए यूकैरियोट्स में और 23S आरआरएनए प्रोकैरियोट्स में। ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करेगा, मदद, हेल्प करेगा। तो मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रखूंगा तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो कहानी कैसी है, दिस इज बी, नाउ दिस इज सी। तो देखो जरा कहानी ये है, ये हो गया AUG, यहां पर क्या था बेटा, UGG। तो यहां जो tRNA लगा हुआ है इस पर 2 अमीनो एसिड हो गए, एक ट्रिप्टोफान हो गया और उसके ऊपर मैंने कौन सा रख दिया, मिथ्योनिन रख दिया, बॉन्ड बना दिया पेप्टाइड। ये वाला tRNA P साइट का है, दिस इज P एंड दिस इज A। ध्यान से सुनो मैंने क्या किया है, इस P साइट के सामने A साइट पर एक tRNA आया जिसपे पास ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड था UGG के अकॉर्डिंग, और उसके एंटीकोडोन पे ACC था। मैंने इस मिथ्योनिन को उठाकर इसके ऊपर रखा। ऊपर रखने का मतलब क्या हुआ समझो, मेरे पास क्या है, मान लो ये tRNA है, इसका अमीनो एसिड का C एंड जुड़ा हुआ है, दिस इज C, N टर्मिनल फ्री है ना, तो N टर्मिनल से बॉन्ड बनाऊंगा। मतलब क्या हुआ, इस ट्रिप्टोफान के N टर्मिनल से जब इसको हटाऊंगा तो C फ्री हो जाएगा। एक उससे दिखाई देता हूं आपको, देखो मैं आपको ये सिचुएशन दिखा रहा हूं। ये आपके पास मान लो बेटा, देखो कई बार हमें डायग्राम आपके लिए बनाना पड़ता है। ये tRNA है, ठीक है, इस tRNA पर यहां पर ये C से जुड़ा हुआ था 3' से, तो मान लो यहां पर क्या था, मिथ्योनिन था। जब आप इस मिथ्योनिन को हटाओगे तो मिथ्योनिन के इस साइड NH2 तो था ही, तो ये NH2 है, और इस साइड इसके COH फ्री हो जाएगा ना जैसे ही हटाओगे। अब ये दूसरा tRNA है यहां, ठीक है, इसके 3' एंड पर यहां ट्रिप्टोफान जुड़ा हुआ है। अब ट्रिप्टोफान का ये कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है यहां पर, ये इस तरीके से ही है। अब इस पर अगर मैं इसको जाकर रिएक्ट करा दूं ऐसे, आप देख पा रहे हो इसके COH को जो यहां से फ्री हुआ है, यहां से जो COH फ्री हुआ है इसको इसके साथ रिएक्ट करा दो तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा ना। तो आपके पास फाइनली इसको इसके ऊपर अगर मैं रख कर दिखा रहा हूं तो यहां क्या आ गया, मिथ्योनिन आ गया। तो इधर कौन सा ग्रुप फ्री है, देखो मिथ्योनिन का कौन सा, ये NH2 फ्री होगा, यहां ये COH ने यहां बीच में बॉन्ड बना लिया, तो मिथ्योनिन का COH और ट्रिप्टोफान के NH2 ने जो बॉन्ड बनाया वो कौन सा बॉन्ड बना, पेप्टाइड बना। अब मिथ्योनिन का कौन सा ग्रुप फ्री है, NH2 फ्री है, और ट्रिप्टोफान का COH ग्रुप यहां लगा हुआ है। यही रिएक्शन मैं इस छोटी से उसमें दिखा रहा हूं आपको यहां, और आपको पता है ये लार्ज सब यूनिट है। अगर ये 40S है तो ये 60S है, अगर ये 60S है तो इसमें एंजाइम होता है और वो एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो एक प्रकार का आरआरएनए है। कौन से वाला आरआरएनए, 28S। 28S कब, जब ये 60S सब यूनिट है, और अगर ये प्रोकैरियोट की 50S होती तो यहां 23S लिखता। आ रहा समझ, तोते नहीं उड़ने चाहिए भाई इसके। अब देखो ये खाली हो गया, ये बाहर चला जाएगा, तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी, देखो वो बाहर चला गया। अब बताओ क्या सिचुएशन है, सर ये सिचुएशन है, मेरे पास ये देखो ये एक tRNA बाहर चला गया, ये जगह खाली हो गई। कौन सी साइड खाली है बेटा, P साइड। कौन सी साइड, ये A है, यहां AUG और यहां क्या है, UGG। आपको पता है कि इसके बाहर ट्रिपल U है और इधर मेरे पास ट्रिपल A है। इस पे कितने अमीनो एसिड जुड़े हैं, 2। कौन से 2 जुड़े हैं बेटा, एक जुड़ा है ट्रिप्टोफान और उसके ऊपर जुड़ा है मिथ्योनिन। अब मैं आपसे कह रहा हूं P साइड खाली हो गई, क्या नया tRNA लाए, नहीं। अब इस राइबोसोम को आगे शिफ्ट कर दो, ऐसे इस राइबोसोम को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर दो। उससे क्या होगा, आप समझो ध्यान से क्या कर रहे हैं। मान लो देखो ये mRNA है, इस mRNA पर राइबोसोम को ऐसे मूव कर रहा हूं, जैसे मान लो ये तुम्हारा mRNA, देखो दिस इज mRNA, इस पर ये राइबोसोम है, राइबोसोम को ऐसे मूव करो तो mRNA इधर आएगा। जब मैं mRNA को इधर खींचूंगा तो ये UGG इस साइड आ जाएगा, AUG बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये सिचुएशन दिखेगी, मैं अगली स्लाइड पर दिखा रहा हूं आपको। देखो आपके पास ये सिचुएशन है, यहां पर ये जो है बेटा, यहां पर AUG था, यहां पर क्या था, UGG। मेरे पास यहां पर 3
दो अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफान के ऊपर मिथ्योनिन है, जो किसने बनाया है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ने। मैं कह रहा हूं कि राइबोसोम को आगे मूव करो, तो चलो इसको मैं दोबारा से डी लिख देता हूं। अब देखो ई क्या होगा, अगर मैं राइबोसोम को आगे मूव करूंगा तो एयूजी बाहर निकल गया, तो जो यूजीजी है वो कौन सी साइड पे आ गया? पी पर आ गया, है ना। ये पी पर था ना बेटा, और ये ए पर था, तो ये पी पर आ गया। अब ए पर क्या आ गया? जो यहां पर ट्रिपल यू था वो अब ए पर आ गया। ये ट्रिपल यू, अब ये राइबोसोम ऐसे आया तो ट्रिपल यू यहां पहुंच गया, ये पी, ये किस पर आ गया? ए पर आ गया। अब क्योंकि टीआरएनए इससे जुड़ा हुआ था, वो टीआरएनए ऑटोमेटिकली पी पर पहुंच गया, ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन वाला। और ये आपके पास ये सिचुएशन है। समझ में आया क्या किया? इसको आगे ले गए, ये पूरी चीज यहां आ गई पी साइड पर, तो ये ट्रिपल यू यहां आ गया, तो कौन सी साइड खाली हो गई? ए पर लाओ एक और, तो इसका मतलब हर बार चार्ज टीआरएनए ए पर आएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा लगा होगा? फिनाइलएलेनिन। सही है। अगर फिनाइलएलेनिन लगा रहेगा तो एयूजी बाहर आ गया कि नहीं? सही सर। यहां पर क्या है बेटा? यहां पर पी साइड पर देखो पेप्टाइड बॉन्ड वाला टीआरएनए है, ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन वाला। ठीक है, अब देखो जरा कहानी। यहां पर क्या है बेटा? ये कौन सी साइट है? ये पी है। वाई पी? क्योंकि यहां पेप्टाइड की चेन होती है, यहां पर हमेशा टीआरएनए सिंगल अमीनो एसिड के साथ बाहर से आता है, तो यहां पर वो टीआरएनए आ गया जिस पर फिनाइलएलेनिन है। अब क्या करना है आपने? इन दोनों को उठाकर इसके ऊपर रखना है, पूरी पूरी चेन ट्रांसफर करनी है। इसलिए वो एंजाइम का नाम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज है, क्योंकि पूरी पेप्टाइड की चेन ट्रांसफर करता है वो। तो ये पूरी चेन उठाकर इसके ऊपर रख दो, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? एफ। और इस डायग्राम को मैं जी लिख रहा हूं, देखो कैसे। अब ये एयूजी यहां है, ठीक है, ये पी साइट है। अब आपको पता है पी साइट पे क्या था मेरे पास? यहां क्या था बेटा? यूजीजी था, यहां ट्रिपल यू था। अब ये जो यूजीजी है ये भी खाली हो गया है, ठीक है, इसका भी टीआरएनए बाहर जा चुका है, खाली होके चार्ज होने जाएगा। अब यहां जो टीआरएनए है ट्रिपल यू के साथ, उसके पास टोटल 3 अमीनो एसिड है। सबसे नीचे है फिनाइलएलानिन ये वाला, फिर ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफान और मिथ्योनिन। तो आपको ये ऐसे चेन बढ़ती हुई दिख रही है ऊपर की तरफ। अब यहां पर कौन सा है बेटा? ट्रिपल ए था। अब मैं इसको और आगे लाऊंगा और ऐसे आगे लाऊंगा, तो ये वाली चीज पी पर आ जाएगी, ए साइड फिर से खाली हो जाएगी। बताओ, ए साइड फिर से खाली हो जाएगी कि नहीं? खुद देख लो। तो आपको एक सीक्वेंस समझ में आना चाहिए इसमें। सीक्वेंस देखो क्या है। सीक्वेंस ये है बेटा, सीक्वेंस ये है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टार्टिंग कैसी है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। मेरे पास क्या है? टीआरएनए कौन सी साइट पे था इनिशिएशन पे? टीआरएनए ऑन पी साइट, पी साइट पे था। अच्छा, मेरे पास ए साइट खाली थी पहले, विजुलाइज कर पा रहे हो? उधर देखो डायग्राम। इनिशिएशन में ए साइट खाली थी, पी साइट पे टीआरएनए था। बताओ, तो टीआरएनए कौन सी साइट पे सबसे पहले आया? कौन सी साइट पे सबसे पहले आया? ए साइट एम्प्टी है, तो चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पे आया? कम्स एट ए साइट, ठीक है। उसके बाद किसने काम किया? पेप्टाइड बॉन्ड बना। पेप्टाइड बॉन्ड किसने बनवाया? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ने। ये एक्टिव हो गया। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक तरीके का राइबोजाइम होता है बेटा। ये क्या होता है? राइबोजाइम, आरएनए। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया। कैसे बना? मेरे पास अमीनो एसिड फ्रॉम पी साइट। अब यहां चाहे अमीनो एसिड लिख लो, चाहे पेप्टाइड की चेन लिख लो, क्योंकि कुछ टाइम के बाद पेप्टाइड की चेन ट्रांसफर हुई है। पी साइट ट्रांसफर किया है किस पे? ऑन ए साइट। चलो ठीक है, उससे क्या हो गया बेटा? उससे टीआरएनए ऑफ पी साइट खाली हो गया। देखो,
टीआरएनए ऑफ पी साइट खाली हो गया, वो बाहर चला गया, वो क्या होगा, बाहर चला गया। तो टीआरएनए फ्रॉम पी साइट मूव आउट। अब उसके बाद कौन सी साइट खाली हो गई, कौन सी साइट खाली हो गई, पी साइट खाली हो गई। अगर पी साइट खाली हो गई और राइबोसोम आगे मूव करता है, राइबोसोम क्या करता है बेटा, मूव करता है फॉरवर्ड। तो जैसे ही राइबोसोम मूव करता है फॉरवर्ड तो पी साइट खाली हो जाती है कि देखो, पी साइट, टीआरएनए पी साइट पे था, ध्यान से सुने बेटा, पी साइट पे था। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब देखो इसको जोड़ देते हैं ऐसे, आप खुद देखो जरा। ए साइट खाली थी सबसे पहले, चार्ज टीआरएनए ए पर आया, ठीक है। फिर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ने उठाकर अमीनो एसिड रखा, या चेन भी रख सकता था पी साइड से, तो ट्रांसफर किया पी साइड से ए साइड पे, ठीक है, लिख लेना भाई खुद से। उसके बाद टीआरएनए ऑफ पी साइड क्या हो गया, खाली हो गया। टीआरएनए फ्रॉम पी साइड बाहर चला गया, तो पी साइड खाली हो गई। जैसे ही पी साइड खाली होती है, हर बार जैसे ही पी साइड खाली होती है, राइबोसोम आगे मूव करता है, और जैसे ही राइबोसोम आगे मूव करता है, ए साइड खाली हो जाती है, साइकिल चलती रहती है। तो एक तरह की साइकिल हो गई ना इलॉन्गेशन में, सही है। और ये कब तक चलेगी, जब तक टर्मिनेशन नहीं होगा। अब टर्मिनेशन कैसे होता है ये देख लो, टर्मिनेशन कैसे होता है ध्यान से देखना। आपके पास ये सिचुएशन है, आपको पता है ये सिचुएशन है, देखो ये AUG था, सही है, ये यहां पर UGG था, सही है, ये यहां पर ट्रिपल U है, और ये यहां पर क्या था बेटा, ट्रिपल A था, और यहां पर क्या था, UAA था। अब क्या हुआ, ये ऐसे आगे आते आते राइबोसोम कुछ ऐसा आ गया है कि मेरे पास, ध्यान देंगे बेटा, मेरे पास अब जो है इस P साइट पर, ध्यान से समझना, अब P साइट पर जैसे मैं काम करता हूं, एक स्टेप पीछे ले लेता हूं इसको, या बताते ही सीधे, देखो क्या करते हैं। ये मान लो स्मॉल सब यूनिट है, मैंने जब इसको आगे किया तो जो चार्ज टीआरएनए है वो, उसके पास कौन कौन से अमीनो एसिड, एक इसका है, ट्रिपल ए का क्या आएगा बेटा, याद करो, लाइसिन। इसका अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन, इसका अमीनो एसिड क्या है, ट्रिप्टोफान, इसका अमीनो एसिड मिथ्योनिन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये कौन सी साइट है, पी साइट, ये कौन सी, ए साइट। अब क्या हो गया है, ए साइट पर क्या आ गया बेटा, ये लार्ज सब यूनिट है। टर्मिनेशन कब होगी, व्हेन ए साइट पर स्टॉप कोडोन आ जाए। और आप याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं होता, स्टॉप कोडोन का नो टीआरएनए। और जैसे ये कोई टीआरएनए नहीं आएगा, इस बात को देख लेगा ये देख लेगा, इसका नाम है रिलीज फैक्टर। ये बैठा हुआ है साइटोप्लाज्म में, ये देख रहा है कि यार इधर तो कोई आ ही नहीं रहा, ये जाकर इस प्रोटीन को रिलीज करवा देगा। तो स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं होता, तो मेरे पास क्या होगा, नो टीआरएनए कम्स, देन रिलीज फैक्टर क्या करेगा, रिलीज कर देगा प्रोटीन को, रिलीज कर देगा प्रोटीन को। ठीक है, समझ में आया। ऐसा रिलीज फैक्टर देख रहा है, यहां कोई आ रहा है कि नहीं, चलो रिलीज करते हैं। तो अब मुझे कुछ चीजें बताओ, क्या यहां कोई पेप्टाइड बॉन्ड बना टर्मिनेशन स्टेप में, नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ इलोंगेशन स्टेप में बन रहा था। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखो आप जरा ये देखो चेन, मेरे पास ये मिथ्योनिन है, मेरे पास ट्रिप्टोफान है, मेरे पास फिनाइलएलानिन है, मेरे पास लाइसिन है। मुझे बताओ इस साइड क्या था, NH2, इस साइड क्या है, COH, जो कि टीआरएनए से जुड़ा हुआ है। मुझे बताओ जरा, ध्यान से सुना, मुझे दो सवाल पूछने हैं आपसे, ठीक है। पहला सवाल यह पूछना है कि राइबोसोम प्रोटीन किस डायरेक्शन में बना रहा है mRNA पर, 5 से 3, इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन 5 से 3, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन 5 से 3, और ट्रांसलेशन की भी डायरेक्शन 5 से 3। तो अगर मैं यहां पर कुछ छोटे छोटे सवालों के आंसर करूं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा डायरेक्शन
दिशा एमआरएनए पर, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन क्या है बेटा बताओ। आप कहोगे सर 5 से 3 ऑन राइबोसोम। अब मैं आपसे पूछूं प्रोटीन पे बताओ, क्योंकि ये तो एमआरएनए पर है राइबोसोम की मूवमेंट। अब मुझे बताओ कि प्रोटीन पर एक एन टर्मिनल होता है, एक सी होता है, किस डायरेक्शन में प्रोटीन बन रही है, सी से एन या एन से सी? मुझे एक चीज बताना, अगर आप इस मार्कर को देख पा रहे हो, मुझे बताओ नया अमीनो एसिड इधर ऐड हो रहा था कि उस साइड ऐड हो रहा था? सर इधर ऐड हो रहा था। जब फिनाइल एलानिन था उसके बाद ये ऐड हुआ, ट्रिप्टोफान के बाद ये ऐड हुआ। तो नया अमीनो एसिड जब नीचे ऐड हो रहा है तो प्रोटीन बनने की दिशा ये नहीं हो गई? तो प्रोटीन सिंथेसिस की डायरेक्शन एन टू सी टर्मिनल होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो दिशा होती है ना, डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? एन टर्मिनल टू, एन टर्मिनल पता है ना, NH2 ग्रुप, एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल। किसी का ट्रांसलेशन देख लेना, कोई ऐसे पढ़ाता हो तो, ये मुझे भी पता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं कुछ स्पेसिफिक टाइप से पढ़ाता हूं, क्योंकि डायरेक्शन साइड ही बहुत कम लोग बताते हैं। ये देख लो NCT सी। रीजन ये है क्योंकि जेनेटिक्स शायद आप इसके बाद इतनी डीप पढ़ पाओ कभी किसी से, ठीक है, इसलिए मुझे वो लेवल पढ़ाना है जो आपको MBBS किसी भी तरीके के, जैसे मेरे से अगर आप पूछोगे, मैं कभी भी बेटा ये नहीं चाहता कि, मैं सिर्फ चाहता हूं एजुकेशन इम्पार्ट करना, डॉक्टर बनना, BSc करना वो आपके हाथ पे है, ठीक है। लेकिन मान लो आप मेरी तरह रह गए, डॉक्टर नहीं बन पाए, BSc कर ली, तो कम से कम जाकर पढ़ाओगे तो अच्छे से, तुम्हें आता होगा, ठीक है। हाँ, अब मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा उनके आंसर लिखना, आपको ही खुद से करना है। इन विच स्टेप, कुछ कहेंगे सर नहीं ऐसा नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे, बेटा पढ़ा सकते हो, अच्छा भी पढ़ा सकते हो। इन विच स्टेप इनिशिएशन, अब एक्चुअल में मैं थक गया आज, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। पेप्टाइड बॉन्ड किस में बनता है? पहला तो मुझे बताना, पेप्टाइड बॉन्ड कौन से स्टेप में बनता है? फॉर्म इन, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा, इन इनिशिएशन स्टेप टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर आता है? चार्ज टीआरएनए कौन सी साइट पर आता है बताओ? कम्स ऑन विच साइट? P पर आता है, A पर आता है, बताना, ठीक है। नेक्स्ट, इन इलोंगेशन स्टेप चार्ज टीआरएनए हमेशा किस साइट पर आता है? इसलिए उसका नाम A रखा गया है। चार्ज टीआरएनए कम्स एट, ठीक है, इन टर्मिनेशन स्टेप डैश कोडोन कम्स एट डैश साइट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है। और बेटा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बाई डैश एंजाइम, नाम लिखो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, विच इज आरआरएनए कौन से वाला? 23S, जिसे राइबोसोम कह सकते हो, किस में? प्रोकैरियोट्स में। चेक करना, शायद 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आरआरएनए 28S किस में? यूकैरियोट्स में। कुछ माइन्यूट डिटेल्स बची थी, ये भी हमने कर ली। और इन्हें हम क्या नाम देते हैं? राइबोजाइम। तो आपसे पूछ सकता था इनमें से कौन सा राइबोजाइम था, तो आप देख सकते हो कौन सा आरआरएनए एज अ एंजाइम काम करता है। 28S, यूकैरियोट की लार्ज सब यूनिट में 23S। एंजाइम का नाम आपने यहां लिखना है, ठीक है। ये कंप्लीट करके मुझे भेज देना चैट में अपने डाउट के साथ। हम लोग करेंगे जीन एक्सप्रेशन और उसके साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, दोनों को कंप्लीट करूंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, है ना? ठीक है, क्लियर है?
एक चीज बोलना भूल गया, एनसीईआरटी पढ़नी इसने आपके, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग वाला लेक्चर डाल रखा है। जिन बच्चों को रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी में डाउट था, एनसीईआरटी वाला लेक्चर क्यों नहीं देखा बेटा तूने, वो भी तो देख ले एक बार। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।